वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आते हैं। जनवरी का पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस इंटरनेशनल इवेंट को। ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना मिस्र। तो जो ब्रिक्स बैंक है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं अर्थात एनडीबी, तो उसका नया सदस्य देश कौन बना? तो मिस्र बना। इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 29 दिसंबर 2021 को। तो इसकी जो घोषणा जारी हुई वह कब की गई? तो 29 दिसंबर 2021 को। याद रखेंगे। मिस्र ब्रिक्स 9 विकास बैंक में शामिल होने वाला देश, तो यह चौथा देश है। तो 2021 में इसके पहले 3 देश शामिल हुए। कौन कौन? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई और उरुग्वे। तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद यह वर्ष 2021 में ब्रिक्स बैंक में शामिल होने वाला चौथा देश बना। याद रखेंगे। कौन? मिस्र। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ओमिक्रॉन का कहर जारी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्थगित हो गई। तो ओमिक्रॉन के कहर के कारण जो विश्व आर्थिक मंच अर्थात जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का जो बैठक होने वाला था, तो उस बैठक को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। यह बैठक 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित होने वाली थी। तो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक थी वह 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित होने वाली थी। 2022 में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की जो थीम अर्थात विषय थी वह क्या रखा गया? तो साथ मिलकर काम, विश्वास बहाली। तो वर्ष 2022 में जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक होने वाली थी, तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था साथ मिलकर काम, विश्वास बहाली। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है। जापान के ओलाफ स्कोल्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान के ओलाफ स्कोल्ज ने एंजेला मार्केल के बाद क्या संभाला? तो चांसलर का पदभार संभाला। जापान के ओलाफ स्कोल्ज ने एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर का पद संभाला। चांसलर के रूप में इसकी नियुक्ति कब हुई? तो चांसलर के रूप में ओलाफ स्कोल्ज की नियुक्ति 8 दिसंबर 2021 को हुई। याद रखेंगे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के कौन से नंबर के चांसलर हैं? तो 9वें चांसलर, जबकि एंजेला मार्केल वे 8वीं नंबर की चांसलर थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जर्मनी के 9वें नंबर के चांसलर नियुक्त हुए हैं। याद रखेंगे। क्या नाम है इनका? ओलाफ स्कोल्ज, जो कि एंजेला मार्केल के बाद नियुक्त हुए हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान के कार्यकाल में हुआ पाकिस्तानी मुद्रा का उच्चतम अवमूल्यन। तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तानी मुद्रा का सबसे उच्चतम अवमूल्यन हुआ। यह जो अवमूल्यन हुआ, यह अवमूल्यन कितना हुआ? तो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली तहरीके इंसाफ अर्थात पीटीआई की सरकार के तहत पिछले 3 वर्षों और 4 महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का मूल्य 30.5% तक गिर गया है। तो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली तहरीके इंसाफ अर्थात पीटीआई की सरकार के तहत पिछले 3 वर्षों और 4 महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का जो मूल्य है वह 30.5% तक गिर गया है। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य हो गया।
तो अमेरिका आने वाले सभी यात्रियों के लिए निगेटिव कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। याद रखेंगे, यह जो नया प्रोटोकॉल नियम है कब से लागू किया गया, तो 6 दिसंबर 2021 से। यह नया कोविड का जो प्रोटोकॉल नियम है वह 6 दिसंबर 2021 से लागू किया गया। इसमें कोविड-19 टेस्ट यात्रा से एक दिन पहले का होना चाहिए, अर्थात जब यात्रा का समय जिस दिन होगा तो उसके ठीक एक दिन पहले का यह जो कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट है वह होना चाहिए। याद रखेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक इंडेक्स जारी हुआ। इस इंडेक्स का क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अर्थात वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की सबसे कीमती शहरों का जो है एक सूचकांक जारी किया गया। इसमें इजराइल का एक बड़ा शहर तेल अवीव पहली बार दुनिया का सबसे अमूल्य अर्थात कीमती शहर बना। तो तेल अवीव पहली बार दुनिया का सबसे अमूल्य अर्थात कीमती शहर बना। इस सूचकांक को किसने जारी किया? तो लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने। तो लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस सूचकांक को जारी किया। दूसरे स्थान पर इस सूचकांक में कौन रहा? तो पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से। तो पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हुए? तो 173 देशों को शामिल किया गया। तो इस सूचकांक में कुल 173 देशों को शामिल किया गया था। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चीन का बड़ा बयान। तो चीन ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा चीन ने? कि चीन का एक बड़ा बयान आया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बावजूद सफलतापूर्वक आयोजित होंगे बीजिंग ओलंपिक्स। तो चीन ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बावजूद हम लोग क्या करेंगे? तो बीजिंग ओलंपिक्स को पूरा करा देंगे। बीजिंग ओलंपिक्स का जो आयोजन है वह कब से कब तक होगा? तो 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच बीजिंग और उसके पड़ोसी देश हेबेई में विदेशी दर्शकों के बिना। तो बीजिंग ओलंपिक का जो आयोजन है वह कब से कब तक होने वाला है? तो 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 के बीच बीजिंग और उसके पड़ोसी देश हेबेई में होने वाला है, लेकिन विदेशी दर्शकों के बिना यह आयोजित होगा। अगला करंट अफेयर्स है, चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को टक्कर देने के लिए यूरोपीय संघ ने बनाई एक निवेश योजना। तो चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को टक्कर देने के लिए यूरोपीय संघ ने एक निवेश योजना बनाई। यूरोपीय संघ के द्वारा निवेश योजना का नाम क्या रखा गया? तो ग्लोबल गेटवे। तो यूरोपीय संघ के द्वारा जो निवेश बनाया गया उसका क्या नाम रखा गया? ग्लोबल गेटवे। इस पहल की पेशकश किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा इस पहल की पेशकश की गई? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के द्वारा। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा इस पहल की पेशकश की गई। अगला करंट अफेयर्स है, इजरायली प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट ने अमेरिका से की ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की। याद रखेंगे। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था ईरान के द्वारा उन्नत सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को समृद्ध करना। तो ईरान के द्वारा उन्नत सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को समृद्ध करने को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट ने अमेरिका से की ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील। अगला करंट अफेयर्स है, WHO ने किया खुलासा, विश्व स्तर पर अभी भी 99% कोविड मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। तो अगला करंट अफेयर्स है कि WHO ने किया खुलासा, विश्व स्तर पर अभी भी
99% कोविड मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। अगला करंट अफेयर्स है, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमैन ने पेट्र फियाला को बनाया चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री। तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिलोस जेमैन ने पेट्र फियाला को बनाया चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री। तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेट्र फियाला। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एक इंडेक्स जारी किया गया, रिपोर्ट जारी किया गया विश्व के धनी देशों का, वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। तो सबसे धनी देश कौन बना? चाइना। दुनिया का सबसे धनी देश कौन बना? चीन बना। किसने अमेरिका को यह पछाड़कर दुनिया का सबसे धनी देश बन गया? तो इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे धनी देश था, तो चाइना ने उसे पछाड़कर विश्व का सबसे धनी देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। पिछले 2 दशकों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ गई है, जिसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी 1/3 है। तो पिछले 2 दशकों में अर्थात 20 बरस में दुनिया की जो संपत्ति है वह 3 गुना बढ़ी, लेकिन अकेले चीन की हिस्सेदारी 1/3 बढ़ी। इसका रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसका रिपोर्ट जारी किया मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी। तो इसका रिपोर्ट जारी किया मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास कुल कितनी संपत्ति है? तो 120 खरब डॉलर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो चीन की संपत्ति है वह 120 खरब डॉलर है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने किया 490 बिलियन प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण। 490 बिलियन का मतलब 56 ट्रिलियन जापानी येन। तो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 490 बिलियन प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया, अर्थात 56 ट्रिलियन जापानी येन का अनावरण किया। तो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 490 बिलियन प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया, अर्थात 56 ट्रिलियन जापानी येन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो कोविड-19 से निपटने हेतु जनता की सहायता करना। तो कोविड-19 से निपटने के लिए जनता की सहायता करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 490 बिलियन अर्थात 56 ट्रिलियन जापानी येन का अनावरण किया। इस योजना में 18 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों के लिए 1 लाख येन का भुगतान शामिल है। तो इस योजना में 18 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों के लिए 1 लाख येन का भुगतान शामिल है तथा $880 मूल्य के नगद हैंड आउट भी शामिल है अगला करंट अफेयर्स है कि पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ी ताकत। चीन ने पाकिस्तान को सौंपा अत्याधुनिक 054 युद्धपोत। तो पाकिस्तानी नौसेना की ताकत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक 054 युद्धपोत सौंपा। इसकी खासियत क्या है? तो इस समझौते के तहत यह सौंपा गया पहला युद्धपोत था। तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान को चीन के द्वारा सौंपा गया इस प्रकार का यह पहला युद्धपोत था। इस युद्धपोत का निर्माण किसने किया? तो इस युद्धपोत का निर्माण चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSSL ने किया। तो इस युद्धपोत का निर्माण चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSSL ने किया। अगला करंट अफेयर्स है, पहली बार पाकिस्तान का कर्ज और देनदारियां हुई PKR अर्थात पाकिस्तानी रुपी 50 ट्रिलियन के पार। तो पहली बार पाकिस्तान का जो कर्ज है
और देनदारी है वह PKR अर्थात पाकिस्तानी रुपी 50 ट्रिलियन के पार हो गई। इस राशि में से 20.7 ट्रिलियन PKR अकेले वर्तमान सरकार के अधीन कर्ज है। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार है, तो इस 50 जो ट्रिलियन पाकिस्तानी कर्ज है उसमें अकेले इमरान खान के द्वारा ही कर्ज है 20.7 ट्रिलियन। याद रखेंगे। इसका रिपोर्ट किसने जारी किया? तो इसका रिपोर्ट जारी किया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने। तो इसका रिपोर्ट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जारी किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, ईरान ने किया IAEA से तकनीकी सहयोग बनाए रखने का आह्वान। तो ईरान ने IAEA से तकनीकी सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। कब आह्वान किया? तो 22 नवंबर 2021 को। तो 22 नवंबर 2021 को ईरान ने IAEA से तकनीकी सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। IAEA का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान से तकनीकी सहयोग बनाए रखने के लिए ईरान ने 22 नवंबर 2021 को आह्वान किया। इसका रिपोर्ट किसने जारी किया? तो समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने। तो समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इसका रिपोर्ट जारी किया। अगला करंट अफेयर्स है, जो बिडेन की प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को भी आमंत्रित किया। तो जो बिडेन के प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान देश को भी आमंत्रित किया। इसके लिए जो सूची का प्रकाशन किया गया वह 23 नवंबर 2021 को प्रकाशन हुआ कि कौन कौन से देश को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और किसे आमंत्रण नहीं मिला। तो इस सूची का प्रकाशन 23 नवंबर 2021 को किया गया। 9 और 10 दिसंबर 2021 को वर्चुअल इवेंट के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की आमंत्रण सूची में पूरी दुनिया से 110 प्रतिभागी देश शामिल हैं। तो 9 और 10 दिसंबर 2021 को वर्चुअल इवेंट के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की आमंत्रण सूची में पूरी दुनिया से 110 प्रतिभागी देशों को शामिल किया गया। चीन और रूस को नहीं बुलाया गया। तो नहीं बुलाए गए देश कौन कौन थे? चीन और रूस। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, UNSC ने सूडान में बढ़ाया मिशन का अधिशेष। तो UNSC अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान में मिशन का अधिशेष क्या कर दिया? तो बढ़ा दिया। कब बढ़ाया? तो 15 दिसंबर 2021 तक। तो इस अधिशेष की जो बढ़ोतरी है वह कब तक बढ़ाया? 15 दिसंबर 2021 तक। अगला करंट अफेयर्स है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने किया खुलासा, ईरान के साथ परमाणु वार्ता में कोई प्रगति नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने क्या खुलासा किया कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता करने में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। परमाणु समझौते में अमेरिका के फिर से शामिल होने पर ईरान ने शर्त रखी थी। तो परमाणु समझौते में अमेरिका के फिर से शामिल होने पर ईरान ने शर्त रखी थी। इसी कारण परमाणु वार्ता में ईरान ने कहा कि कोई प्रगति नहीं हुआ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इजराइल, जॉर्डन, UAE ये तीनों जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर सहमत हुए। तो इजराइल, जॉर्डन, UAE ये तीनों देश जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर सहमत हुए। इसके लिए रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? तो समाचार एजेंसी सिन्हुआ के द्वारा। तो समाचार एजेंसी सिन्हुआ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। इन तीनों देशों के द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया, किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ? तो दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल के ऊर्जा मंत्री कैरिन एल-हरर, संयुक्त अरब अमीरात के खाद्य और जल सुरक्षा मंत्री मरियम अल-महेरी
और जॉर्डन के जल मंत्री मोहम्मद नज्जर के बीच। तो दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल के ऊर्जा मंत्री कैरिन एल हरर, संयुक्त अरब अमीरात के खाद्य और जल सुरक्षा मंत्री मरियम अल महेरी और जॉर्डन के जल मंत्री मोहम्मद नजर के बीच इन समझौते के बीच सहयोग के बीच हस्ताक्षर हुआ। जॉर्डन नई भंडारण सुविधाओं से इजराइल को 600 मेगावाट हरित बिजली का निर्यात करेगा तथा इसके बदले इजराइल में बनाई जाने वाली बिलवणीकरण सुविधा से इजराइल जॉर्डन को 200 मिलियन क्यूबिक मीटर तक बिलवणीकृत पानी के निर्यात पर विचार करेगा। तो जॉर्डन नई भंडारण सुविधाओं से इजराइल को 600 मेगावाट हरित बिजली का निर्यात करेगा तथा इसके बदले में इजराइल में बनाई जाने वाली बिलवणीकरण सुविधा से इजराइल जॉर्डन को 200 मिलियन क्यूबिक मीटर तक बिलवणीकृत पानी के निर्यात पर विचार करेगा। इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ऑस्ट्रेलिया पूर्ण टीकाकरण करवा चुके विदेशी छात्रों और कामगारों का स्वागत करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उन्हीं विदेशी छात्रों और कामगारों को अपने यहाँ बुलाएगा जो पूर्ण रूप से टीकाकरण करवा चुके हैं। इसके लिए घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने कब की? तो 22 नवंबर 2021 को। इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 22 नवंबर 2021 को घोषणा की। 1 दिसंबर 2021 से छात्रों, कुशल श्रमिकों और कामकाजी छुट्टियों पर यात्रियों को सिडनी और मेलबर्न हवाई अड्डों पर यात्रा प्रतिबंध से छूट के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता के बिना उतरने की अनुमति दी जाने लगी है। तो 1 दिसंबर 2021 से छात्रों, कुशल श्रमिकों और कामकाजी छुट्टियों पर यात्रियों को सिडनी और मेलबर्न हवाई अड्डों पर यात्रा प्रतिबंध से छूट के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता के बिना उतरने की अनुमति दी जाने लगी है। अगला करंट अफेयर्स है ताइवान पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करने के लिए तैयार है चीन। तो ताइवान पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करने के लिए कौन तैयार है? तो चीन तैयार है। इसके लिए रिपोर्ट किसने जारी की? तो कांग्रेस और अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सलाह देने के लिए एक नामित एजेंसी है जिसका नाम क्या है? तो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन तथा डेली मेल। तो कांग्रेस और अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सलाह देने के लिए एक नामित एजेंसी है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन और दूसरा है डेली मेल। इन दोनों ने मिलकर रिपोर्ट जारी किया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है कि कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला ज्वालामुखी फिर से हो गया सक्रिय। तो कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। इस ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का नाम है नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी के द्वारा 25,000 मौतें हुई थी। तो इस ज्वालामुखी के द्वारा 25,000 मौतें हुई थी। विनाशकारी विस्फोट की 36वीं बरसी के दिन फिर से यह सक्रिय हो गया। तो 13 नवंबर 1985 को यह विस्फोट हुआ था और इसी 13 नवंबर के दिन इसकी 36वीं बरसी मनाई जा रही थी। तो इसी दिन यह नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हो गया अपने 36वीं जो बरसी थी सक्रिय का उसी दिन। कहाँ पे? तो कोलंबिया में। अगला करंट अफेयर्स है कि जो बिडेन और सी संभावित हथियार नियंत्रण वार्ता पर विचार करने के लिए सहमत हुए। अमेरिकी सलाहकार ने इसकी जानकारी दी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और सी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री सी जिनपिंग संभावित हथियार नियंत्रण वार्ता पर विचार करने के लिए सहमत हुए। अमेरिकी सलाहकार ने इसकी जानकारी दी। किस अमेरिकी सलाहकार ने जानकारी दी? तो अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने। तो अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इसकी
जानकारी दी। क्या जानकारी दी? कि जो बिडेन और शी जिनपिंग संभावित हथियार नियंत्रण पर वार्ता विचार करने के लिए सहमत हुए। अगला करंट अफेयर्स है, भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने बनाया और पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा स्टील्थ युद्धपोत। स्टील्थ अर्थात चालबाज युद्धपोत। तो भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने एक क्या बनाया? युद्धपोत बनाया। और उस युद्धपोत को किसे सौंप दिया? तो पाकिस्तान को दे दिया, जो कि एक स्टील्थ युद्धपोत था, चालबाज युद्धपोत था। कब दिया? तो 6 अक्टूबर 2021 को। 6 अक्टूबर 2021 को यह युद्धपोत चाइना ने पाकिस्तान को सौंपा। अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के विध्वंसक से एक मिसाइल दागी गई थी। तो अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के विध्वंसक से एक मिसाइल दागी गई थी। इस युद्धपोत का क्या नाम है? तो इस युद्धपोत का नाम है PNS तुगरिल। इस युद्धपोत का नाम है PNS तुगरिल, जो कि 054 का पहला हिस्सा है और इसका नाम 054A भी रखा गया है। तो इस युद्धपोत का नाम है PNS तुगरिल और यह 054 जो युद्धपोत है उसका पहला हिस्सा है और इसका नाम 054A भी रखा गया है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ग्लोबल टाइम्स ने। इस रिपोर्ट को जारी किया ग्लोबल टाइम्स ने। अगला करंट अफेयर्स है, भारत के कोवैक्सीन को यूनाइटेड किंगडम ने किया 22 नवंबर 2021 से अपने अनुमोदित सूची में शामिल। तो भारत के कोवैक्सीन को यूनाइटेड किंगडम ने 22 नवंबर 2021 को अपने अनुमोदित सूची में शामिल कर लिया। कोवैक्सीन क्या है? तो हैदराबाद स्थित फार्मा है। फार्मा प्रमुख भारत बायोटेक की एक दवा है। तो कोवैक्सीन हैदराबाद स्थित फार्मा प्रमुख भारत बायोटेक की दवा है। कब शामिल किया गया इसे? तो सुबह 4 बजे। तो 22 नवंबर 2021 की सुबह 4 बजे इसे अनुमोदित सूची में शामिल किया गया। किसके द्वारा? तो यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत को मिली सफलता। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में कौन शामिल हुआ? तो अमेरिका शामिल हुआ। तो भारत को सफलता मिली किस क्षेत्र में? कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में अमेरिका शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? तो 10 नवंबर 2021 को। 10 नवंबर 2021 को। इसके बाद अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया। तो इसके बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया। इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ किसने किया? तो इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के विशेष दूत जॉन केरी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें कितने रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश का लक्ष्य रखा गया। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और फ्रांस ने साझा रूप से वर्ष 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात COP21 के 21वें सम्मेलन के दौरान शुरू किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और फ्रांस ने साझा रूप से मिलकर वर्ष 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP21 के 21वें सम्मेलन के दौरान शुरू किया था। अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिका और चीन ने जलवायु सहयोग के लिए हाथ मिलाया। तो अमेरिका और चीन ने जलवायु सहयोग के लिए हाथ मिलाया। इनका उद्देश्य क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। इनका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ये दोनों कब हाथ मिलाएं? तो 10 नवंबर 2021 को।
तो चीन और अमेरिका ने 10 नवंबर 2021 को जलवायु सहयोग के लिए हाथ मिलाया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि जो बाइडेन ने अमेरिका में व्यापार करने से चीनी टेक कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए। तो जो बाइडेन ने अमेरिका में व्यापार करने से चीनी टेक कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किए। तो चीनी टेक कंपनी कौन कौन सी चीनी टेक कंपनी थी? तो हुआवेई, ZTE, हाइटेरा कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन, उसके बाद हांगजो हिकविजन डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी। तो चीनी टेक कंपनी थी हुआवेई, ZTE, हाइटेरा कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, हांगजो हिकविजन डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी। किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया? तो किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया? तो सिक्योर इक्विपमेंट एक्ट ऑफ 2021। तो सिक्योर इक्विपमेंट एक्ट ऑफ 2021 के तहत जो बिडेन ने अमेरिका में व्यापार करने से चीनी टेक कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किया। इसके लिए किसने रिपोर्ट जारी किया? तो ZD नेट ने रिपोर्ट जारी किया। तो इसका रिपोर्ट जारी किया ZD नेट, याद रखेंगे ZD नेट। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC ने पिछले साल संचार नेटवर्क के लिए हुआवेई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचाना था। तो फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने पिछले साल संचार नेटवर्क के लिए हुआवेई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचाना था। तो ये तो था हमारा वर्ष 2021 का इंटरनेशनल इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वर्ष 2021 का समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे खेल और अर्थव्यवस्था को, और उसके बाद देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।